नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज इस क्लास में सामान्य विज्ञान के टॉप 100 नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, आज का ये क्लास आपको अंत तक देखना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले सभी साथी क्लास को एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। यानी ये जो आपको विटामिन दिख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ये चार विटामिनों में से वह कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत में होता है या यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, राइट आंसर होगा विटामिन के। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा विटामिन के, जिसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पके हुए अंगूरों में क्या होता है। तो देखिए, जो पका हुआ अंगूर होता है साथियों, अंगूरों में क्या होता है, तो एक तो अगर आपसे पूछे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फिर आपका करेक्ट आंसर होगा टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। लेकिन पके हुए अंगूर में क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रक्टोज। याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन किससे बनाया जाता है। तो देखिए, रेयॉन जो होता है, रेयॉन साथियों सेल्यूलोज से बनाया जाता है। याद रखिएगा, सेल्यूलोज से। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं ये किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। तो राइट आंसर है जाइमेस के। याद रखिए, जाइमेस की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी जो प्राणी विलुप्त हो जाती हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैलियोंटोलॉजी। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है। देखिए, नींद न आने की जो बीमारी है उसको डॉक्टर किस नाम से पुकारते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्नोमिनिया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है। यक्ष्मा रोग या तपेदिक इसको हम बोलते हैं, तपेदिक। तो यक्ष्मा या तपेदिक रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए, राइट आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो देखिए साथियों, मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो तो होता है आपका टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। लेकिन टाइलिन ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या करोगे, एमिलेज आंसर करना है। याद रखना, अगर ऑप्शन में आपको टाइलिन कहीं भी ना मिले तो ज़्यादा माथा खराब, माथा पेची करने का जरूरत नहीं है कि यार टाइलिन तो है नहीं, क्या करेंगे फिर। तो फिर एमिलेज आपको मिलेगा ऑप्शन में, एमिलेज आंसर कर देना है। अगला है, रेडियो इम्यूनो एसे एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके इलाज में। तो देखिए, रेडियो इम्यूनो एसे एक चिकित्सक पद्धति है जिसका प्रयोग किया जाता है रुधिर यानी रक्त के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों जो जीव हैं वो स्तनधारी वर्ग के हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्हेल भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है, कंगारू भी स्तनधारी है और दरियाई घोड़ा भी स्तनधारी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या होता है। तो याद रखिएगा, वायरस। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन जो है इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन गैस है जो 78% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ओनली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस बीमारी में रक्त का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। अब देखिए, वह कौन सा बीमारी है जिसमें रक्त में शर्करा, ठीक है, यानी शुगर का स्तर बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, डायबिटीज़ भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है इसमें क्या होता है कि रक्त में शर्करा का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो राइट आंसर होगा डायबिटीज़ मेलिटस।
राइट है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है, यानी ये चारों में से कौन सा एक रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है या जिसका कारण मच्छर नहीं है। तो देखिए, एक तो डेंगू ज्वर ये मच्छर से होता है, फलेरिया या फिर फाइलेरियासिस इसको हम बोलते हैं, ये भी मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा मलेरिया ये तो मच्छर से ही होता है। देखिए स्लीपिंग सिकनेस जो है ये साथियों सीसी मक्खी से होता है, ना कि मच्छर से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लीपिंग सिकनेस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए यकृत, लार ग्रंथि और अग्नाशय ये तो पाचक एंजाइम का स्रावन करता है, लेकिन शुद्रांत की ग्रंथियां जो होता है ये पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिएगा, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोल ही दिया है अनियत तापी प्राणी। एक होता है अनियत तापी प्राणी जो कि अपने शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, एक होता है नियत तापी प्राणी जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखता है। अगला है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे। अब देखिए स्तनपाइयों में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह किससे संबंधित होती हैं, तो ताप नियमन से संबंधित होती है। राइट है ऑप्शन नंबर सी। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, एक वयस्क पुरुष में रेड ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कण, उसकी सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या। तो देखिए, पक्षियाँ जो होती हैं उनमें प्राय एक ही होता है अंडाशय। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो देखिए, जो सांस हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पूरा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होता है उस हवा में। उस हवा में केवल 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो सांस हम छोड़ते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए 4%। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है। तो याद रखिए, जब उस वृक्ष की सभी पत्तियों का नाश हो जाता है तब। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है। तो देखिए साथियों, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में मुख्य भूमिका निभाती है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं। अच्छा, जीभ का, हमारे जीभ का कौन सा वो भाग है जहां से हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पार्श्व से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं। तो किस कशेरुकी में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिलते हैं। तो देखिए राइट आंसर होगा उभयचर प्राणियों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है, यानी इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि वायरस के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए गलसुआ, जो कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। अगला है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है। अब इनमें से कौन सा अधिक मात्रा में होता है, क्या अधिक मात्रा में होता है सब्जियों में जिसके कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शर्करा। सब्जियों में शर्कराओं की मात्रा अधिक मात्रा में होती है या अधिक होती है, जिसके कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है साथियों, तो एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपको याद रखना है वसा, फैट्स। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है। तो करेक्ट है फेरोमोन। याद रखिए, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है, तो फेरोमोन। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसका। तो देखिए अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का साथियों, ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है
180 से 200 मिलीग्राम परसेंट। हम आपका ना मिलीग्राम परसेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना प्रतिशत। देखिए आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा जो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वो कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1%, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों में। तो श्वेत फुसफुस जो कि एक रोग है और ये किसको होता है, तो जो पीड़कनाशक उद्योगों के कर्मचारी होते हैं, यानी जो पीड़कनाशक उद्योगों में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिएगा आयोडोफार्म का प्रयोग साथियों प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा प्रतिरोधी के रूप में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, याद रखिएगा एड्रीनालिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा वनस्पति तेल है जिसमें आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है। तो याद रखिएगा नारियल का तेल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी देखिए सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, इन तीनों में वसा अम्ल होता है लेकिन कोकोनट ऑयल में नहीं होता है। आलू की आंखें उपयोगी होती है किसके लिए। तो साथियों देखिए आलू की आंखें ये उपयोगी होती है कायिक प्रबंधन के लिए। याद रखना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो देखिए इनमें से वो कौन सा घटक है जो मूत्र का अपसामान्य घटक है। तो साथियों याद रखना कीटोन निकाय, ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, ऑप्शन नंबर डी। किस पदार्थ या किसी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जब किसी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देते हैं तो वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो प्रतिजन या एंटीजन, राइट है ऑप्शन नंबर सी। समुद्र रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर प्रभाव पड़ता है, तो उदर पर, पेट पर, ऑप्शन नंबर सी। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है। तो लॉक्ड जॉ विकृति जो है ये साथियों याद रखना टिटनस बीमारी का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन या उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जन या उत्पाद ये किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तो अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा के द्वारा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक जो होता है ये साथियों घटता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए ये जो होता है ये हाइड्रोजन आबंध रचना के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। साथियों याद रखना है चिलगोजा ये पाइन, याद रखिएगा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो देखिए परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण ये तीनों तो किया जाता है लेकिन विवर्तन ये नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भार यानी द्रव्यमान संख्या, तो m इक्वल टू यहाँ 12 आपको दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या वही होता है जितना कि प्रोटॉन की संख्या। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है इसलिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 6 दिया हुआ है, ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका मतलब ये है कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा। सिंपली आपको यही याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा साथियों डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। गुड़ किसका मुख्य स्रोत है।
तो देखिए गुड़ से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, और ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है कहाँ पर? तो जब कोई अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल यानी शराब पीता है तो कहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी लीवर पर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है या किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर होगा दृश्य प्रकाश को, याद रखिए। चिकनगुनिया होता है एक किस प्रकार का रोग? तो देखिए चिकनगुनिया जो कि एक रोग है और ये रोगजनक जन्य रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? तो साथियों पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो डेविड ब्रूसनेल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहलग्नता। सहलग्नता याद रखिएगा। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में विद्यमान होता है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना होता है? यानी देखिए मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे अधिक प्रभावित करता है मीथेन ही ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो मीथेन का योगदान उसमें होता है 20%, ये आपको याद रखना है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी 20%। 3-4 वर्षों के बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होता है क्या? तो दूध का दांत जो होता है जिसकी संख्या होता है 20, और 3-4 साल बच्चों जो होते हैं 3-4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके दूध के दांतों में कौन सा एक दांत नहीं होता है? तो देखिए करेक्ट है इंजीयर्स, ठीक है, याद रखना इंसीजर्स, माफ करना इंसीजर्स दांत नहीं होता है। अगला है नाभिक का आकार क्या होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 10⁻⁻15 मीटर आपको याद रखना है जो कि नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अवरोहणीय पादप का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक अवरोहणीय पादप का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा साथियों यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं किससे? तो राइट आंसर होगा तने की कलम से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी पोलिटीन क्रोमोसोम। डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो महागुणसूत्र होते हैं वो पोलिटीन क्रोमोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लाह है एक क्या? तो देखिए लाह क्या होता है? तो साथियों लाह जो होता है ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो भाई आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकालने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरिया को। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो करेक्ट है 46%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? तो साथियों देखिए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? तो रेयॉन, याद रखिएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर डी। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा फलों को रसों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल फॉर्म में यानी प्राकृतिक अवस्था में रबड़ किस रूप में होता है? तो करेक्ट है लेटेक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया अभी, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर कहाँ पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा बिटुमिनस कोयला, जो कि विश्व में सबसे अधिक खनन किया जाता है। अगर आपसे पूछे सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला तो एंथ्रेसाइट, याद रखिए। लिग्नाइट जो तीसरे श्रेणी का कोयला होता है इसको हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कौन सी? तो देखिए मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड CO।
नेक्स्ट है मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है। तो वह मुख्य विधि कौन सी है जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी होती है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो राइट है साथियों, कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस क्या होता है? तो देखिए सोडा वाटर में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों एक है न्यूट्रॉन और एक है न्यूट्रोनो। तो न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता है पाउली, याद रखिएगा, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए मेसॉन कण की खोज की थी युकावा ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की। अगला है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या यानी m इक्वल टू क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल। इलेक्ट्रॉन नहीं इसमें जोड़ा जाता है, तो न्यूट्रॉन 2 है और प्रोटॉन भी 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा जीवाश्मों की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु का। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो देखिए नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेधन क्षमता यानी वेधने वाली क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो देखिए प्रोटियम और ट्राइटियम, इसके अलावा एक और होता है ड्यूटेरियम, ये सभी हाइड्रोजन का समस्थानिक है लेकिन ट्रियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संभारिक में किसकी संख्या समान समान होती है? तो देखिए संभारिक में किसकी संख्या समान समान होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना न्यूक्लियन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉन की। अगला है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है इसमें? तो खाना बनाने वाली जो गैस है इसमें मुख्यतः क्या होती है? तो याद रखिएगा सभी ब्यूटेन। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो राइट है मस्टर्ड गैस का, ऑप्शन नंबर ए। जल में विलय है, इनमें से कौन जल में घुलता है, जल में विलय है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। शराब में उपस्थित रहता है क्या? तो देखिए शराब में इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना होगा? तो स्थिर ताप पर अगर किसी गैस का दाब को 3 गुना कर दें तो उसका आयतन 1/3 हो जाएगा, याद रखिएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो देखिए किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का हमेशा 2 गुना होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? 2 गुना होगा, 14 गुना 2 28 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, संभव ना हो, धीमी हो या तेज हो। तो देखिए गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ही न हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो याद रखिए फ्लोरीन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है किसको बदलने में? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका होती है किसको बदलने में? तो संक्रियन ऊर्जा को बदलने में, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो देखिए तैरता हुआ जलने लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोडियम वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल यानी किरोसिन में डुबो के रखा जाता है। अगला है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में आवर्त सारणी के शून्य समूह में जो तत्व रखे गए हैं उसको निष्क्रिय तत्व या अक्रिय गैस अक्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला है लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो देखिए लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो साथियों, सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस क्लास में आपको करवाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको क्लास कैसा लगा है आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।